कहते हैं कि जेपी एक संत है। जो जेपी 2 बार प्रधानमंत्री नहीं बना, जो जेपी एक बार राष्ट्रपति नहीं बना, यहाँ तक कि राजेंद्र प्रसाद ने लाल बहादुर शास्त्री को पत्र लिखकर भेजा था कि जेपी आए देश संभाले जब नेहरू की मृत्यु, लेकिन वो नहीं बनी, अस्वीकार किया, गुलजारी लाल नंदा बनी। फिर शास्त्री के बाद भी इंदिरा जी ने चाहा कि जयप्रकाश जी आए, तो जो और 77 में जो चाहते जयप्रकाश जी ले, तो एक संत थे और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा। और वो जब जेल गए जयप्रकाश ने, तो हजारों नौजवानों ने जेल को भरने का काम किया। धोरी भी थे, रामचंद्र चौधरी थे, रविंद्र सिंह थे, सत्यप्रकाश मालवीय थे, उसमें तमाम लोग हजारों नौजवान जेल चले गए और इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो आपने जो कहा कि भाई यंग टर्न के प्रति हैं, तो चंद्रशेखर चाहे कांग्रेस के अंदर रहे हों या सोशलिस्ट पार्टी में काम करते रहे हों या उसके बाहर आके काम करते रहे हों, लेकिन चंद्रशेखर अपने विचारों से कभी समझौता नहीं किया, कार्यक्रमों से समझौता नहीं किया और अमीरी गरीबी की खाई के बीच की जो लड़ाई थी उसको बांटने के लिए, उसको बराबर करने के लिए, उसको समतल बनाने के लिए वो काम करते। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज़ और मैं हूं बलिराम सिंह। मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश जनता दल सेकुलर के प्रदेश अध्यक्ष ओंकार सिंह जी। जनता दल सेकुलर पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा जी इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ओंकार सिंह जी से हम बात करेंगे। आज देश के युवा तुर्क के तौर पे मशहूर लोकप्रिय रहे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि है। ओंकार सिंह जी चंद्रशेखर जी के साथ बहुत ही काफ़ी करीब रहे हैं। चंद्रशेखर जी के उनके साथ लंबे समय तक इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन बिताया है। आइए हम जानते हैं चंद्रशेखर जी के बारे में ओंकार सिंह जी से। ओंकार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रशेखर जी के बारे में कुछ अनमोल पल बताइए जिसको आपने बिताया उनके साथ राजनीतिक जीवन। जी, चंद्रशेखर जी के साथ नज़दीक रहने का जो मौका मिला, चंद्रशेखर जी की पार्टी शिविर, सम्मेलन, संघर्षों के कार्यक्रम से चलती थी और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सही मायने में उनके उत्तराधिकारी थे और आचार्य नरेंद्र के सच्चे हैं। चंद्रशेखर जी जब पदयात्रा उन्होंने किया कन्याकुमारी से दिल्ली, तो 6 जनवरी को पैदल चले थे दिल्ली से और 25 जून को दिल्ली आए थे। 6 महीने की पदयात्रा जो उनकी हुई, उसमें जो उनके कार्यक्रम थे, पदयात्रा ऐसे नहीं होती थी, पदयात्रा कार्यक्रम पर होती थी। उसमें पीने का पानी, कुपोषण का खात्मा, प्रारंभिक शिक्षा, दलित उत्थान, सांप्रदायिक सौहार्द। तो हम उनके साथ थे, तो उनके साथ हम खुली किताब थे। शिविर में रहते थे, सम्मेलन में रहते थे, संघर्षों में रहते थे, कार्यक्रमों में रहते थे और हम उनका भाषण सुनते थे और उनके भाषण से ये लगता था कि सही माने में बुद्ध के बाद समतामूलक समाज और सामाजिक गैर बराबरी की बात करने वाला कोई नेता है तो चंद्रशेखर। मार्क्स के बाद, भगत सिंह के बाद, लोहिया के बाद, आचार्य नरेंद्र के बाद सही मायने में कोई नेता है जो शोषण विहीन, वर्ग विहीन, जाति विहीन समाज की बात करता है। जो भगत सिंह ने सबसे पहले जब रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी बनाई थी तो उन्होंने कहा था कि शोषण विहीन, वर्ग विहीन, जाति विहीन समाज की स्थापना, और वही आचार्य नरेंद्र ने कहा, वही जयप्रकाश नारायण ने कहा, वही बात चंद्रशेखर जी ने कही। तो हम उनके विचारों के साथ थे और जो पदयात्रा के जो कार्यक्रम थे, चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री हुए तो 20 सूत्री जो कार्यक्रम पहले होता था उसमें 5 सूत्री कार्यक्रम, पीने का पानी, कुपोषण का खात्मा, प्रारंभिक शिक्षा, दलित उत्थान, सांप्रदायिक सौहार्द, ये 5 कार्यक्रम बुनियादी जरूरत 20 सूत्री कार्यक्रम में मिलाने का काम किया। वो 25 सूत्री कार्यक्रम बन गया और वो पीने का पानी जो इंडिया मार्ग का नल, शुद्ध पानी जो कार्यक्रम गाँव को मिल रहा है, वो चंद्रशेखर जी ने उसको जोड़ा था 20 सूत्री में, 25 सूत्री बनाने का काम। और पदयात्रा के बाद जो चंद्रशेखर जी की जो कार्यक्रम थे उसी के आधार पर कर्नाटक में जनता पार्टी की रामकृष्ण हेगड़े की सरकार बनी। तो हम कहने का मतलब कि चंद्रशेखर जी के विचार, चंद्रशेखर जी के कार्यक्रम वो आज़ादी के आंदोलन की विरासत को आगे बढ़ाने वाले लोग थे, समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले। तो इसलिए उनके विचारों से मैं बहुत था और वो विचार जो सही मायने में राष्ट्रीयता का था, सही मायने में देश की एकता अखंडता की हिफाजत के लिए था, सही मायने में दलितों जो गरीबों के लिए था। इसलिए हम लोग उनसे बहुत प्रभावित होते थे। अब विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में छात्र संघों के चुनाव होते थे, उसमें हम लोग अपने प्रत्याशी लड़ाते थे, युवा जनता के चंद्रशेखर जी के विचारों को ले जाते थे। और सिर्फ गोरखपुर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघों में हम लोगों का कब्जा। जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री जी थे उस समय आप कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे थे? चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री हुए और उस समय नकुल नायक उड़ीसा के MP थे, फुलवानी से, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी टू PM थे। उन्होंने सूची दी चंद्रशेखर जी को राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाने के लिए, तो मेरा नाम उसमें था। तो चंद्रशेखर जी ने हमारे नाम को टिक किया
और कहा अगर मुलायम सिंह जी भी उत्तर प्रदेश इसको मना करेंगे तो इनाम रहना चाहिए। तो ये हमारी चंद्रशेखर जी के प्रति श्रद्धा थी और उनका हमारे ऊपर एक विश्वास था। यानी कि वो मैं जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया में उस समय युवा जनता का बना था और हमारे साथ आनंद मोहन बिहार छात्र सभा के अध्यक्ष थे, हमारे साथ दशई चौधरी थे, हमारे साथ भक्तचरण दास थे, हमारे साथ उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश सिंह थे जो आजकल मिले हैं गाजीपुर, रियाज अहमद थे हमारे साथ, और ऐसे तमाम हमारे साथ नरेश उत्तम थे। हमारे साथ उस समय जो है चंद्रशेखर जी के साथ जब ये मतलब ये थे क्या नाम अभय चौटाला थे, और उस समय जो है पूरे देश में नौजवान जो चंद्रशेखर जी के साथ था उसमें से मैं एक था जो जनरल सेक्रेटरी बना। यानी कि मैं ये कहूँ कि जिस तरह से चंद्रशेखर जी के प्रिय गौरी भैया थे उसी तरह से आप प्रिय थे। गौरी भैया देखो सीनियर थे। गौरी भैया आज़ादी के आंदोलन की दूसरी लड़ाई के क्रांतिकारी योद्धा थे। ओके। और वो इमरजेंसी में 18 महीने 19 महीने जेल में रहे। मैं भी और इमरजेंसी में 2-3 कार्यक्रमों में हमने हिस्सा लिया, लेकिन मेरी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। लेकिन गौरी भैया 18 महीने जेल काट करके आए थे। और उस समय चंद्रशेखर जी ने जब 88 टिकट चौधरी चरण सिंह का से दिया और उससे गौरी भैया, रामगोविंद चौधरी, राजनाथ सिंह का भी उसी समय टिकट हुआ था। अच्छा। हाँ, ऐसे तमाम लोग जीत के आ गए थे। रामगोविंद चौधरी गौरी भैया जो आज भी चंद्रशेखर जी के जो सिपह सालारों में उनके अनुयायियों में उनके उत्तराधिकारियों में गौरी भैया का अच्छा नाम था। तो गौरी भैया को जो आपने नाम लिया है, गौरी भैया हम लोगों के प्रिय थे, युवा जनता के वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और यहाँ पर राजधानी सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे। अच्छा, राजधानी सिंह बलिया वाले। अच्छा, चंद्रशेखर जी को युवा तुर्क क्यों कहते हैं? चंद्रशेखर जी को युवा तुर्क श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया, इसलिए दिया कि चंद्रशेखर जी जब मोरारजी भाई देसाई और उनके साथ फिर विद्याचरण शुक्ला, चंद्रभान गुप्त, तमाम लोग सीनियर लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिए और चंद्रशेखर जी का बयान आया कि मेरा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि मैं श्रीमती गांधी का साथ दूँ। तो उस समय उन्होंने 5 कार्यक्रम बनाया था। पीने उस समय जो है जो 69 का चुनाव था उस समय इंदिरा गांधी के साथ वो आए और उन्होंने कहा बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भूमधबंदी, गरीबी हटाओ, समाजवाद, ये 5 कार्यक्रम लेकर के उन्होंने दौड़ा किया पूरे देश का इंदिरा गांधी के पक्ष में। और उस समय मोहन धारिया थे, उनके साथ कृष्णकांत थे, रामधन थे, तमाम नेता थे, वो सभी यंगटर लीडर थे। लेकिन चंद्रशेखर जी यंगटर, जो इंदिरा गांधी ने नाम दिया था उसमें चंद्रशेखर को यंगटर लीडर थे और ये लोग यंगटर नेता थे। तो 5 यंगटर लीडर थे, उसमें एक चंद्रशेखर उनके नेता थे। और इंदिरा गांधी को बहुत बड़ी सफलता मिली 69 में, और जब ये लोग अलग हुए 71 के चुनाव में भी, तो इंदिरा गांधी ने चंद्रशेखर जी कहा मंत्रिमंडल में आ जाइए। चंद्रशेखर जी मंत्रिमंडल में जाने से मना करते थे। और इससे पहले जब इमरजेंसी के पहले उन्होंने इंदु कुमार गुजराल को भेजा था इंदिरा गांधी ने कि चंद्रशेखर जी आएँ और मंत्रिमंडल में काम करें, उनके देश की ज़रूरत है। तो चंद्रशेखर जी ने जेल का रास्ता चुना था, इमरजेंसी जयप्रकाश नारायण का साथ देने का काम किया था, मंत्री पद को छोड़ा। अच्छा, चंद्रशेखर जी इंदिरा जी के इतने प्रिय थे, करीबी थे, इसके बावजूद उन्होंने इंदिरा जी को इमरजेंसी के समय छोड़ दिया और जेपी के साथ चले गए। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। चंद्रशेखर जी इंदिरा जी ने नेहरू जी के भी प्रिय थे और नेहरू जी 1962 में इनको राज्यसभा में लाने का था। और 62 में राज्यसभा में जब आए और उनकी मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे और बिरला के खिलाफ उन्होंने सवाल लगाया और कहा कि टैक्स बकाया जो है उद्योगपतियों को 10 रुपया किसान लगान नहीं देता, उसने 10 रुपये में देसी घी मिलता था। तो कहा 10 रुपया किसान लगान नहीं देता, उसको गोल्ड घर में बंद किया था तहसील, तो फिर नहीं छोड़ा है तो नहीं दे पाता, तो चक्रवृद्धि मिला के ब्याज मिला के उसकी जमीन बिक जाती है। लेकिन अरबों रुपया बकाया उद्योगपतियों पर, तो देश में दोनों कानून नहीं चलेंगे, गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग। और बिरला के खिलाफ टैक्स चोरी का मतलब उन्होंने पार्लियामेंट में सवाल किया। सूचना प्रसारण मंत्री थी इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर जी से मिलने आती हैं और कहा ये कहने के लिए आती कि आप बिरला के खिलाफ जो आप सवाल मत करिए। मैं ये मतलब स्पष्ट तौर पर कह रहा था कि उस समय बिरला 60 लाख रुपए महीने कांग्रेस पार्टी को देते थे फंड के लिए और बिरला गांधी के साथ भी थे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। लेकिन चंद्रशेखर ने कहा राष्ट्रीय आंदोलन में रहने का मतलब टैक्स चोरी नहीं। तो इंदिरा गांधी जब आई इनको कहा तो चंद्रशेखर जी इंदिरा गांधी को गेट तक छोड़ने आए और कहा कि इस पर हम विचार करेंगे। अखबारों में आया कि चंद्रशेखर से इंदिरा गांधी मिली, हो सकता है कल पार्लियामेंट में बिरला के खिलाफ चर्चा में राज्यसभा में भाग नहीं। लेकिन चंद्रशेखर जी काली पीली टैक्सी मंगाते हैं, पार्लियामेंट जाके भाषण करते हैं और बिरला को उसमें पैसा देना पड़ता है। अरबों रुपया, करोड़ों रुपया पैसा लेकर के लोग ढूंढ रहे थे चंद्रशेखर को, लेकिन बिरला को उसमें टैक्स चोरी का पैसा अदा करना पड़ा। तो एक तो यहाँ से चंद्रशेखर जी को यंग कर देखा गया। चंद्रशेखर जी विचारों समझौता नहीं करते थे कांग्रेस में रहने के बाद, वैचारिक व्यक्ति थे। लेकिन जब गुजरात में इंजीनियरिंग कॉलेज में 25 पैसा मेसा बढ़ा और वहाँ के छात्रों ने आंदोलन कर
25 पैसे के सवाल। फिर वहाँ पर सीट की बढ़ोतरी का मामला आ गया, सीट की कटौती का आ गया, फीस की बढ़ोतरी का आ गया, अशिक्षा का आ गया, बेरोजगारी का आ गया, दोहरी शिक्षा नीति का आ गया, नौजवानों का बड़ा आंदोलन हो गया। तो उसके पक्ष में मोरारजी भाई देसाई जाके अनशन पर गए। चंद्रशेखर जी चंद्रशेखर जी को इंदिरा गांधी भेजती कि उन्होंने भेजा कि जाके मोरारजी भाई देसाई को समझाइए कि वो चर्चा जो है जाके समझ कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उम्र ज़्यादा है, तो अनशन न करें, हम उस पर विचार करेंगे। मोरारजी भाई देसाई चंद्रशेखर से कहते हैं कि चंद्रशेखर एक मोरारजी नहीं रहेगा, लेकिन जो समस्याओं के जिसके लिए हम समाधान के लिए आए हैं, जिनका समाधान होते हैं तो हमारी ज़िंदगी सफल है। और वो अनशन नहीं तोड़ते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण उस आंदोलन में जाके पहुँच जाते हैं और उस छात्रों ने उनको आमंत्रित किया और चिन्मय भाई पटेल की सरकार गुजरात की चली जाती है। वही आंदोलन जब बिहार में गया तो बिहार के छात्रों ने नौजवान नारा दिया कि गुजरात की जीत हमारी या बिहार की जीत। और जयप्रकाश नारायण पर लाठीचार्ज होता है पटना के लाठी। चंद्रशेखर जी उस पर पत्र लिखते हैं इंदिरा जी को कि संत से मत टकराइए। और इसके बाद जब 25 तारीख को 5 जून को वहाँ होता है गांधी मैदान में, राजलीला मैदान में दिल्ली, वहाँ भाषण होता है इनका जयप्रकाश नारायण का। और दयानंद सहाय बिहार के नेता थे, वो आए चंद्रशेखर जी से कहते हैं आवास पर कि आज जयप्रकाश नारायण जी का बहुत तेजतर्रार भाषण हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा भाषण हुआ तो इंदिरा जी भी नहीं मानने वाली है, उनकी भी अरेस्टिंग जयप्रकाश हो जाएगी। और रात में गिरफ्तारी जयप्रकाश नारायण की हो जाती है। चंद्रशेखर जी मिलने जाते हैं जयप्रकाश नारायण, मिलने जाते हैं संसद मार्ग थाने में। पीलू मोदी राजनारायण गिरफ्तार होकर आए थे तो लोगों ने समझा चंद्रशेखर फिर हम लोगों के धारा में आ गया होंगे। चंद्रशेखर ने कहा मैं मिलने आया नहीं हूँ आपके साथ, मैं मिलने आया। और वहाँ से फिर इंटेलिजेंस के लोग कहते हैं हमारी गाड़ी में चलिए, नहीं बैठते हैं। वो आपातकालीन बैठक क्या होती है, इंदिरा गांधी की मीटिंग जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि जेपी एक संत है। जो जेपी 2 बार प्रधानमंत्री नहीं बना, जो जेपी 1 बार राष्ट्रपति नहीं बना। यहाँ तक कि राजेंद्र प्रसाद ने लाल बहादुर शास्त्री को पत्र लिखकर भेजा था कि जेपी आए देश संभाले जब नेहरू की मृत्यु, लेकिन वो नहीं बनी, अस्वीकार किया। गुलजारीलाल नंदा बनी। फिर शास्त्री के बाद भी इंदिरा जी ने चाहा कि जयप्रकाश जी आए, तो जो और 77 में जो चाहते जयप्रकाश जी लेते। तो एक संत थे और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजना। और वो जब जेल गए जयप्रकाश ने तो हजारों नौजवानों ने जेल को भरने का काम किया। उससे गौरी भी है, रामकुमार चौधरी थे, रविंद्र सिंह थे, सत्यप्रकाश मालविया थे, उसमें तमाम लोग हजारों नौजवान जेल चले गए और तो इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो आपने जो कहा कि भाई यंग टर्क क्या करते हैं, तो चंद्रशेखर चाहे कांग्रेस के अंदर रहे हों या सोशलिस्ट पार्टी में काम करते रहे हों या उसके बाहर आके काम करते रहे हों, लेकिन चंद्रशेखर अपने विचारों से कभी समझौता नहीं किया, कार्यक्रमों से समझौता नहीं किया। और अमीरी गरीबी की खाई के बीच की जो लड़ाई थी उसको बांटने के लिए, उसको बराबर करने के लिए, उसको समतल बनाने के लिए वो काम करते। अच्छा, इसी आज के परिप्रेक्ष्य में चंद्रशेखर जी की कितनी कमी महसूस करते हैं? आज जिस तरह से निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसी स्थिति में चंद्रशेखर जी की कितनी कमी महसूस होती है? चंद्रशेखर जी जब आर्थर डंगल का प्रस्ताव आ रहा था, धनी देशों में होड़ होती है कि अपनी व्यापारिक हम अपने होड़ को कायम करने के लिए हम लोग गरीब विकासशील देशों को हम अपने उसमें लाएं और दबाव बनाएं। तो उरुग्वे में जब समझौता हुआ उसके बाद से लगातार चला आ रहा था। 1919 में हिंदुस्तान लिबर आया था, लेकिन 1990-91 में आर्थर डंगल का प्रस्ताव हम लोगों ने पूरे देश में डंगल दहन यात्रा निकाला। चंद्रशेखर जी ही एकमात्र ऐसे नेता थे देश में जिन्होंने आर्थर डंगल प्रस्ताव का विरोध किया। एक बीटी शर्मा मध्य प्रदेश में IAS थे, वो चंबल से लेकर के अंदर घुसकर जाकर के वो डंगल प्रस्ताव के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे। उन्होंने कहा कि अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो देश आर्थिक बदहाली की ओर चला जाएगा। और यही हुआ जो मोरक्को में जाकर के प्रणब मुखर्जी कॉमर्स मिनिस्टर, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री ने आर्थर डंगल के प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिया और वो आर्थिक उदारीकरण को बढ़ावा मिला कि 1991 से 96 के बीच कृष्णा शाही उद्योग राज्य मंत्री थी, उन्होंने बयान दिया कि 3222 विदेशी कंपनियों के प्रस्ताव मंजूर किए थे। 80 से 85 के बीच 250 विदेशी कंपनियां हमारे देश में आई। जब इंदिरा गांधी आई उदारीकरण वही से शुरू हुआ। और 85 से 89 के राजीव गांधी के टाइम पर 1250 विदेशी कंपनियां आई। जनता दल के पीरियड में एक विदेशी कंपनी पेप्सी कोला आया, लेकिन 91 से 96 के बीच 3222 विदेशी कंपनी आई, इससे हजारों हमारे देशी उद्योग धंधे समाप्त हुए। तो चंद्रशेखर जी ने कहा था कि गांधी जी कहते थे कि हिंदुस्तान की जो जनशक्ति है उसके श्रम शक्ति को आधार मान के स्वदेशी स्वावलंबन की भावना के तहत हम अगर आर्थिक नीति बनाएंगे तो हम देश को आर्थिक बदहाली से बचा लेंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के इशारे पर और विश्व बैंक के इशारे पर अगर आर्थिक नीतियाँ बनाई गई तो देश आर्थिक बदहाली को चला। लेकिन सर आज की परिवेश में यही जो कांग्रेस ने जिस आर्थिक नीति को बढ़ावा दिया उसी आर्थिक नीति को वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के इशारे पर ये सरकारें भी काम कर रही हैं। आज तो लग रहा है कि और तेज हो गया है। तेज हो गया इसलिए कि आज उसका विरोध नहीं कर सकते।
जो विरोध में हैं लोग, विरोध पक्ष के लोग जो हैं, कभी पार्लियामेंट में ये कहने के लिए कि हम आर्थिक नीति के खिलाफ हैं, कभी पार्लियामेंट में विरोध पक्ष के लोगों ने नहीं कहा कि हम बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन चलाएं, कभी विरोध पक्ष के लोग कभी नहीं कहा कि आज शिक्षा के खिलाफ हम आंदोलन चलाएं, कभी उन्होंने नहीं कहा कि शिक्षा पर बजट बढ़ाओ, कभी उन्होंने नहीं कहा कृषि पर बजट बढ़ाओ। वो भी उन्हीं इशारे पर काम करते। एक बार मनमोहन सिंह ने जाके वहाँ कहा, जब प्रधानमंत्री थे, कि खला लोग विरोध करते, और इस बार कहा कि हमने शुरू से सपोर्ट किया। कभी पार्लियामेंट में लोग नहीं थे। केवल जो मध्य हिंदुस्तान के अंदर 4000 जन आंदोलन चल रहे हैं, और 4000 जन आंदोलन में 200 जन आंदोलन ऐसे हैं जो रोज जंतर मंतर पर जाकर बैठते हैं, और यही जन आंदोलन जो है ये सत्ता का परिवर्तन करते हैं। केवल पॉलिटिकल पार्टी एक मोहरा होती है। अन्ना का जन आंदोलन था वो मूल्य पर आधारित, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था वो भी मूल्य पर आधारित था। जयप्रकाश नारायण ने पॉलिटिकल पार्टियों को आह्वान कर दिया, सारी पार्टियां टूट गई, लोग जनता पार्टी में आ गए थे। अन्ना अगर पॉलिटिकल पार्टी का आह्वान करते थे तो सारी पार्टियां टूट जाती और मोदी प्रधानमंत्री न होते। लेकिन अन्ना के साथ जो लोग थे वो पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को अंदर नहीं आने दिए, लोग समर्थन कर रहे थे और वो एक स्टेट में सीमित थे। तो आज भी हम लोग उस जन आंदोलन को बढ़ावा देने का। एक सवाल और सर, लास्ट सवाल है। और जो राजनीतिक दल हैं, उस जो चंद्रशेखर थे वर्ग संघर्ष की बात करते थे, जयप्रकाश नारायण वर्ग संघर्ष की बात करते थे, आचार्य वीरेंद्र वर्ग संघर्ष की बात करते थे, और यही बुद्ध ने कहा, यही मार्क्स ने कहा, और यही भगत सिंह ने जब 22-23 साल की उम्र नई पार्टी बनाया था तो उन्होंने कहा था शोषण विहीन, वर्ग विहीन, जात विहीन समाज की व्यवस्था। आज वर्ग का सहयोग आ गया। आज राजनीतिक दल नहीं, उत्तर प्रदेश में चाहे बिहार में, एक राजनीतिक दल जातीय संगठन के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए जो वर्ग संघर्ष जब आगे आ गया तो मूल्य पीछे रहे। तो मूल्य पर आधारित राजनीति और मुद्दों पर आधारित राजनीति, वैल्यू बेस या इशू बेस। तो वैल्यू बेस खत्म हो गया, और इशू आ गया जातीयता, धर्मांधता, सेंटीमेंट। इससे जो है आम जो नागरिक है, जो जन आंदोलन से आते थे, जैसे जॉर्ज फर्नांडिस बंगलोर में पैदा होता, बम्बई में मेयर होता और बिहार में एमपी होता है, तो नाम भी शुद्ध लोग नहीं जानते थे। संघर्ष के बल पर जीत जाता था। केवल जो वर्ग संघर्ष की जब बात होती, मधुली में दक्षिण के रहने वाले थे, बांका में आकर चुनाव जीतते थे। सरस्वती अम्माल केरल की रहने वाली, उत्तर प्रदेश मिनिस्टर होती थी, उनका भाषा भी यहाँ खान पीन हो, बस्ते से चुनाव जीतते। तो पहले जैन एमएलए होता था, अरोड़ा एमएलए होता था, और उस समय जो है वाल्मीकि एमएलए होता था। आज जब से ये वर्ग सहयोग आ गया, जाति का सहयोग आ गया, तो जातीय नेता उभर के आ रहे हैं। वो जातियों के सम्मेलन में लोग जाते। डॉक्टर लोहिया कहते थे जाति तोड़ो पंगत तोड़ो। डॉक्टर लोहिया कहते थे आज जाति तोड़ो के माध्यम, जाति तोड़ो पंगत जोड़ो। ओके। और ये या जातियों का सम्मेलन करके उसी जाति का प्रधानमंत्री बना देते हैं। अब बाद में जब नहीं हो पाते तो जातीय सेना खड़ी होती है, और जातीय सेना जब खड़ी होती है तो जातीय उन्माद पैदा होता है। तो चंद्रशेखर जी ने कहा था सांप्रदायिकता से देश को खतरा है, और जो जातीयता है इससे समाज को खतरा है, समाज टूट जाएगा। ऐसे देश ये दोनों अभिशाप हैं, सांप्रदायिकता और जातीयता, और दोनों आज इसी आधार पर खड़े हैं। आज तो सर एक लास्ट सवाल है, आज जिस तरह से उत्तर भारत में विशेष तौर से हिंदी पट्टी में धर्म के नाम पे जिस तरह से उन्माद हो गया है, सोशल मीडिया पे धर्म के नाम पे जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ समाज में वैमनस्यता बढ़ती जा रही है, जबकि चंद्रशेखर जी हमेशा समाज को जोड़ने की बात करते थे, सांप्रदायिकता को ख़त्म करने की बात करते थे। इस पर आपका क्या कहना? चंद्रशेखर जी पार्लियामेंट में भी कहा होते कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गिरजे के आसपास पे ढूंढ ले कोई राम मिलेंगे, दीजिए को ढूंढ जाए। कहा अटल जी उत्तर प्रदेश की असेंबली में और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भगवान राम नहीं बचे, चले जाइए पहाड़ की कतराओं, दीन दुखी की सेवा करिए और उससे भगवान राम मिलेंगे। दूसरी बात, आज की जो स्थिति है, देखिए मंगल पांडे बलिया के रहने वाले, जो आर्य समाज के लोगों ने जाके अंदर जाके लोग पराठा वाला बाबा के नाम से विख्यात थे, और अंदर जाके छावनी में आर्डर लेते खाने का, 1857 की बात बता। और वहाँ जाते थे और धीरे धीरे सैनिकों के बीच में उन्होंने पैठी बनाई। हिंदू सैनिकों को उन्होंने बताया कि इसमें गाय की चर्बी से कारतूस खींचा जा रहा है, मुसलमान सैनिकों को बताया कि इसमें सुअर की चर्बी लगी हुई है। तो धार्मिक भावना से, धार्मिक सेंटीमेंट से दोनों ने हत्या किया, चाहे मंगल पांडे हो या मुस्लिम सैनिक। लेकिन वो जो धार्मिक भावना थी, धार्मिक उन्माद, उसको राष्ट्रीयता के जोड़ दिया। आज धार्मिक भावना को राष्ट्रीयता, राष्ट्र विरोधी ताकतें कमजोर कर अपना हथियार बना रही है, और जातीय उन्माद को भी राष्ट्र विरोधी हथियार बना रही है। यहाँ सेंटीमेंट है, लोग जिस जाति पैदा होते गौरवान्वित होते हैं कि हम इस जाति पैदा होते, ठीक है, तो उसको राष्ट्रीय धारा से साथ जोड़ लेते हैं। भाई भगत सिंह कहते थे रंग के बसंती को,
चंद्रशेखर आज़ाद कहते थे भाई। और यहाँ तक अशफाक उल्लाह फैजाबाद की जेल में फांसी के ऊपर चढ़ाए गए। तो अशफाक उल्लाह ने कहा तुम मरने जा रहे हो, उसने कहा वंदे मातरम, अंतिम समय वंदे मातरम फांसी हो जाती है। तो अशफाक उल्लाह से बड़ी क्रांतिकारी आजम खां या जो लोग कहते हैं वंदे मातरम का विरोध करते हैं, उस अशफाक उल्लाह को याद करना चाहिए। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी गोंडा जेल में जब फांसी तक चढ़ाए जाते हैं तो उससे कहा तुम मरने जा रहे हो, उसने कहा आई एम नॉट गोइंग टू डाई बट आई एम गोइंग टू वर्ल्ड फ्री। मैं मरने नहीं जा रहा हूँ, स्वतंत्र भारत जय। ये जज्बात थे लोगों के। आज उसको आज जात के सहारे, धर्म के सहारे उसको तोड़ने का काम, ये अभिशाप है। जातीय उन्माद और सांप्रदायिक उन्माद दोनों अभिशाप। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आए, बहुत बहुत धन्यवाद।